देखो, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग आयुष प्रोग्राम्स, ये हमारा इसका लास्ट टॉपिक है। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा आपको डिसीजेज के बारे में बताना है, लेकिन जो नेशनल प्रोग्राम से एक जनरल रिव्यू है उसमें ये लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे देखो, ये आयुष्मान भारत योजना है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, ठीक है, लक्ष्य प्रोग्राम है। ये फुल फॉर्म जो है इनको लिख लेना। मेरे को देखो कुछ थोड़े थोड़े इंट्यूशंस होते हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये जो लक्ष्य वाला है इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये फुल फॉर्म किसके लिए किससे रिलेटेड है, ऐसी चीजों को पूछ लेता है, ठीक है। तो ये लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, ये इसके लिए शॉर्ट फॉर्म दी गई है लक्ष्य। जो क्यू है ये इस क्वालिटी के लिए है, ठीक है, तो इसको लिख लेना। बाकी ये फुल फॉर्म और भी देख लेना, PMSSY, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, NDHM, ये फुल फॉर्म जरूर नोट कर लेना। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, अगला देखो आयुष्मान भारत योजना। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये आयुष्मान भारत योजना जो आजकल चली हुई सबसे ज्यादा जोर शोरों पर है, प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, तो इस पर क्वेश्चन बनना मतलब ऐसा लगता है कि एक आध क्वेश्चन ना बने, ऐसा बहुत मुश्किल है। तो देखो उसको जरा थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें जो जो चीजें बताता हूँ बस उन्हीं चीजों पे ध्यान रखना जिन पे वो फोकस कर सकते हैं, जहां पे लोग गलतियां करते हैं। एक क्या है कि आयुष्मान भारत और हेल्दी इंडिया इज अ नेशनल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज अ पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। ठीक, एक बात याद रखना, अंडर इन ऑर्डर टू अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। छोटी छोटी शॉर्ट फॉर्म्स है जो आपसे पूछी जा सकती हैं, इनका क्या फुल फॉर्म है, क्या है इनका मतलब। देन के बाद आगे देखो, आयुष्मान भारत adopts to continue of care approach comprising of two interrelated components which are, दो चीजें हैं इसके, दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। मेरे से खुद इंटरव्यू में ये चीज पूछी गई थी, तब तक ये कि दो कंपोनेंट्स कौन से, सब लोग एक ही कंपोनेंट बता के आए थे क्योंकि उस टाइम पे योजना नहीं थी, और जितने लोग एक बता के आए थे किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, इनको याद रखना। एक तो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो किसी को नहीं पता होता। दूसरा वो जो सबको पता होता है, सब बताते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJ, जिसके तहत वो 5 लाख वाला इंश्योरेंस मिलता है ना, ये वो है। और दूसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो इस पर हम ध्यान नहीं देते। अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में फर्स्ट कंपोनेंट पर्टेन्स टू क्रिएशन ऑफ 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स which will bring health care closer to the homes of the people। जो भी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज है मोस्टली जिनकी अपनी बिल्डिंग्स है, उनको इन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट कर दिया है। मेरा जो अपना सेंटर है वो भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ही है, ठीक। दूसरा उसके बाद देखो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत आपको पता ही है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो ये है, इसके अंडर इसको किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG 3, फुल फॉर्म देख लेना, ठीक है। इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन कवर टू पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज अगेंस्ट फाइनेंशियल रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एपिसोड्स। जो भी महंगे महंगे इलाज होते हैं उससे उनको बचाना या छुटकारा देना या उनकी हेल्प करना, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसका जो मीनिंग होता है अगर प्रॉपर आप देखोगे तो सतत पोषणीय विकास, मतलब ऐसी डेवलपमेंट हो जो सर्वांगीण विकास हो। ऐसा नहीं जैसे सपोज करो एक मान लो किसी कंट्री का सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब कहा जाएगा, जब उसका इकोसिस्टम भी मेंटेन हो, पॉल्यूशन भी ना हो, बिल्डिंग्स भी बन रही हो, व्हीकल्स भी हो, ठीक है, गरीब लोगों को भी फायदा होगा, अमीर लोगों को भी फायदा होगा, किसान को भी, व्यापारी को भी, सब तरीके से सब चीजें बैलेंस्ड रहती हैं, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और पता चला एक ही सेगमेंट को फायदा मिल रहा है, बाकी को लॉस मिल रहा है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहलाती है। पता चला आपने बिल्डिंग्स बना दी, पेड़ काटते गए तो इकोसिस्टम का आपने बेकार कर दिया, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहलाती है। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 3 के अंडर ही ये इसको लिया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ विल प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू 10.7 करोड़ डिप्राइव्ड रूरल फैमिलीज। ये डाटा याद करना, 10.7 करोड़ क्या फैमिलीज, नॉट पर्सनल। 10.74 करोड़ लोग नहीं है, इतनी फैमिलीज हैं। लोग कितने वो भी आएगा। एंड आइडेंटिफाइड ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज ऑफ अर्बन वर्कर्स फैमिलीज एज पर द लेटेस्ट सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा अप्रोक्स 50 करोड़ बेनिफिशियरीज। तो इन्होंने मान के चले कि यदि हम लगभग 11 करोड़ फैमिलीज को कवर करते हैं, तो एक फैमिली में अमूमन 4 से 5 लोग होते ही हैं एवरेज, ऑन एंड एवरेज। तो इस हिसाब से हम लगभग 50 करोड़ लोगों को फायदा देंगे इस योजना के तहत। तो याद रखना फैमिलीज कितनी है और लोग कितने हैं। इट विल हैव ऑफर अ बेनिफिट कवर ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर।
ना तो पर पर्सन है और ना ही ये है, ये 5 साल तक के लिए होता है, बट इट डजंट मीन कि 5 लाख रुपए एक बार आपने खर्च कर दिए तो अगले 5 साल के लिए बेकार ना, 1 साल के लिए है 5 लाख, और इसी तरीके से हर साल ये 5 लाख मिलता रहता है। फिलहाल 5 साल के लिए किया था, 5 साल खत्म हो गई, योजना चलती रहेगी तो हर साल चलता रहेगा। तो हर साल एक फैमिली को 5 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल एड, जो भी इसमें ट्रीटमेंट वगैरह है, वो मिल सकता है पूरी फैमिली को, पर्टिकुलर एक को नहीं। Then प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विल कवर मेडिकल एंड हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर ऑलमोस्ट ऑल सेकेंडरी केयर, जितनी भी सेकेंडरी, प्राइमरी केयर के लिए वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरी वगैरह बनी है, जो सेकेंडरी या टर्शरी केयर होती हैं उनके लिए इसमें 1350 मेडिकल पैकेजेस हैं, जिसमें कि कुछ सर्जरीज भी हैं, डे केयर ट्रीटमेंट्स भी हैं, मेडिसिन भी हैं, जांचें भी हैं, ये सब इसके अंदर कवर हो जाती हैं। देन तो याद रखना इसमें सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर के लिए है मेनली ये योजना। प्राइमरी केयर तो आपके जो पहले से ऑलरेडी हॉस्पिटल्स हैं उनमें मिल जाती है। देन टू इंश्योर दैट नोबडी इज लेफ्ट आउट, कोई भी छूटे ना, स्पेशली गर्ल चाइल्ड, याद रखना ये जो मैं आपको उस दिन भी बता रहा था, इसमें जो मेन फोकस है वो किस किस पे मैंने आपको बताया था उस दिन, वुमन, बच्चे और जो बूढ़े लोग हैं। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, शायद मैं उसमें मिस कर गया था, स्पेशली गर्ल चाइल्ड। ठीक है, जो गर्ल चाइल्ड है उनको भी इसमें स्पेशली फोकस करना है, या हो सकता है उस समय पे ना हो जब मैंने पहले पढ़ा था, इसको ऐड कर दिया हो, तो आप इन चारों को याद रखना है, ये चारों को इसमें स्पेशली फोकस करना है। जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी जो बनाए जाने उन पे भी इन्हीं चारों को फोकस करने के लिए स्पेशल उनका एम है। एंड देयर विल बी नो कैप ऑन फैमिली साइज, इसमें देखो जितने भी जो फैमिलीज कवर होंगी 10.74 करोड़, उसका कोई फैमिली साइज ऐसा नहीं कि भाई केवल 4 लोगों तक ही सीमित रहेगा, 5 तक ही रहेगा। जिसकी जितनी बड़ी फैमिली है, 10 लोगों की फैमिली है, 5 की है या 2 की है या सिंगल है, तो वो सब इसमें कवर होंगे। नेक्स्ट आगे आते हैं, फिर देखो आपका क्या, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन, ये तो इसी की फुल वो हो गया ये वाला। नेक्स्ट आगे देखो अगला क्या आता है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, PMSSY। ये यहाँ पे जब है ना थोड़ी शॉर्ट फॉर्म जो है इनको लिख लेना, इनको नोट कर लेना, पूछा जा सकता है। Then the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana aims to correcting the imbalances in the availability of affordable healthcare facilities in the different parts of the country in general and scheme wise approved in March 2006। तो याद रखना कब हुई थी ये स्कीम अप्रूव, मार्च 2006 में। The first phase of PMSSY has 2 components, इसमें भी 2 कंपोनेंट है। प्रधान जो आयुष्मान भारत योजना उसमें भी 2 कंपोनेंट्स है, एक PMJ और एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वाला, और दूसरा कंपोनेंट इसमें भी यहाँ पर ये है। Then setting up of 6 institutions in the line of AIMS, यानी एम्स जैसे ही पहले जब इनका जो फर्स्ट फेज था PMSSY का, जो फर्स्ट फेज था उनमें इनके एम्स क्या थे कि सेटिंग अप ऑफ 6 इंस्टीट्यूशंस इन द लाइन ऑफ एम्स। लाइन ऑफ एम्स का मतलब है एम्स जैसे ही इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अपग्रेडेशन ऑफ 13 एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस, ये फर्स्ट फेज में इन्होंने काम किया। तो इसमें क्या हुआ कि इट हैज बीन डिसाइडेड टू सेट अप 6 एम्स, पहले 6 फर्स्ट फेज में 6 एम्स बनाने के लिए डिसाइड हुआ था। कहाँ कहाँ पे, ये जो ऊपर लाइन लिखी है 6 इंस्टीट्यूशन इन द लाइन ऑफ एम्स, कहाँ पर याद रखना, इसमें अपना यूपी नहीं है फर्स्ट वाले में। मैंने कभी सोचा ना कि हाँ वे वो सोनिया गांधी के टाइम पे रायबरेली एम्स भी तो अप्रूव हुआ, वो भी तो बन रहा है, अपना यूपी भी होगा, नहीं है तो सेकंड फेज में। तो फर्स्ट फेज वाले ध्यान रखना क्या क्या है, बिहार के पटना में, मतलब जो भी स्टेट्स है उनके कैपिटल में ही है। हर एक के कैपिटल में, ज्यादातर के कैपिटल में, बताऊंगा किसके कैपिटल में नहीं है। बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ में रायपुर, मध्य प्रदेश में भोपाल, उड़ीसा में भुवनेश्वर, यहाँ तक तो ठीक था। राजस्थान में कर दिया जोधपुर, जबकि राजस्थान का कैपिटल क्या है पता होगा आप लोगों को, जयपुर। ऐसे ही उत्तरांचल, उसका कैपिटल ऋषिकेश नहीं देहरादून है। तो इन 2 जगहों पे इनके कैपिटल में नहीं है, अलग अलग है ये। उड़ीसा में भी पूरी होगा आई थिंक, भुवनेश्वर ही है, ठीक है। एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹840 करोड़ पर इंस्टीट्यूशन, हर एक इंस्टीट्यूशन को लगभग 840 करोड़ रुपए के खर्चे से इन्होंने ये एम्स वगैरह बनाए। इन एडिशन टू दिस, इसके बाद 13 जो एग्जिस्टिंग कुछ मेडिकल कॉलेजेस थे उनको भी क्या कहते हैं 120 करोड़ रुपए की सहायता से पर इंस्टीट्यूशन को उनको और डेवलप किया गया और समृद्ध बनाया गया, जिसमें से जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने 100 करोड़ रुपए दी, जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने 20 करोड़ रुपए दिए। इन सेकंड फेज ऑफ PMSSY, जो पहला फेज था ये हो गया, अब जो दूसरा फेज आया वहां पे अपना यूपी का नंबर आया, तो 2 और एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन, एक तो कहाँ पे वेस्ट बंगाल में और एक उत्तर प्रदेश में। एंड अपग्रेडेशन ऑफ 6 मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन, तो अगर यूपी में पूछा जाए तो याद रखना रायबरेली में। Then in the third phase of PMSSY, it is proposed to upgrade some existing medical college institutions। Then तीसरा फेज आया, उसमें इन्होंने कोई नया एम्स कुछ बनाने की बात नहीं की, कुछ पुराने ही मेडिकल कॉलेजेस को और अपग्रेड करने की बात की। And it is hoped that consequent to the successful implementation of PMSSY, better and affordable healthcare facilities will be easily accessible to one and all of the country। इसके बाद आगे आते हैं,
देखो फिर ये लक्ष्य प्रोग्राम जो आपको कह रहा था, तो बार बार बोल रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लक्ष्य, ये क्यू का क्या मतलब है, लक्ष्य का क्या मतलब है, किसको टारगेट किया गया है इसमें। ठीक है, इसके बाद देखो अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। लक्ष्य प्रोग्राम, लेबर रूम क्वालिटी, ये क्वालिटी और ये क्यू, ध्यान रखना, क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव आफ्टर, इसीलिए इस क्यू को बड़ा रखा गया है इस लक्ष्य में, बाकी सब देखो आप छोटे हैं। आफ्टर लॉन्च ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन देयर हैज बीन सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। जब से नेशनल हेल्थ मिशन लागू हुआ तब से क्या हुआ कि घर पे लोग डिलीवरी कम कराने लगे, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ज्यादा होने लगी। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज मतलब जो भी हॉस्पिटल्स में, हेल्थ केयर सेंटर्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, ठीक है, इन सब में होती है, उनको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कहा जाता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट अप्रोक्सीमेटली 46% maternal death and over 40% stillbirth and 40% newborn death take place on the day of the delivery। यानी जितनी इन्होंने नहीं कि 46% मैटरनल डेथ हो जाती है, 40% स्टिल बर्थ हो जाते हैं ना, जितने होते हैं उसका 46%, उसका 40% क्या है, पहले ही दिन हो जाता है। यानी अगर मान लो सपोज करो 1000 में 2 फीमेल्स की डेथ हुई, मैटरनल डेथ, तो उसकी 46% मतलब लगभग एक फीमेल की डेथ सेम डे ही हो जाती है डिलीवरी के। अगर मान लो 10 बच्चे स्टिल बर्थ हुए तो 4 बच्चे पहले ही दिन स्टिल बर्थ हो जाते हैं। अगर 40% न्यू बॉर्न्स की डेथ हुई तो लगभग उसमें 4 की पहले ही दिन हो जाती है। ये बात मैंने बताई, तो यहाँ पे फिर इनको एक चीज समझ में आए कि इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट डे जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं कोई कमी है हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में, उसको बेटर करने की जरूरत है। ठीक है, फर्स्ट इन्होंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इन द प्रोसेस related to the care during the delivery which essentially relates to intrapartum, जिस समय डिलीवरी की जा रही है, and immediate postpartum care is required to achieve tangible result with short period of time। मैंने आपको समझाई दी बात। lecture program aim to improving quality of care in labor room and maternity operation theater। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, एक तो लेबर रूम में, और अगर मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर अगर एलएससीएस वगैरह करना पड़ा तो ओटी में उसकी प्रॉपर केयर मिलनी चाहिए उसको। ये इनका एम रहा, इसका लक्ष्य था। गोल क्या था, टू रिड्यूस प्रिवेंटेबल, जिनको बचाया जा सकता है, ऐसी मैटरनल और न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को बचाना, रोकना। स्टिल बर्थ एसोसिएटेड विद द केयर अराउंड डिलीवरी, ऐसी स्टिल बर्थ जो केवल केयर ना मिल पाने की वजह से उस समय पे हो गई। ठीक है, कुछ भी है, मान लो बच्चों को रिससिटेशन करना है, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, पीडियाट्रिशियन नहीं था, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, ठीक है, या वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं था, ऐसी किसी भी वजह से अगर स्टिल बर्थ या इस तरीके की चीजें हो रही हैं या न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी हो रही है, तो उनको रोकने के लिए, ठीक है, विद द केयर अराउंड डिलीवरी लेबर रूम एंड मैटरनिटी ओटी टू इंश्योर रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर। देन आगे आते हैं, फिर देखो नेशनल हेल्थ मिशन, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, वो ये वही वाली स्लाइड दोबारा से रिपीट हो गई है। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा रिपीट हुई। नेक्स्ट से आता है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये इनका लास्ट प्रोग्राम है। ठीक है, NDHM, इस फुल फॉर्म याद कर लेना। तो क्या है यहाँ पे देखो, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में, NDHM में, कि द मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉर्मुलेटेड द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM with the aim to provide the necessary support for integration of digital health infrastructure in the country। The visionary initiative stemming from the National Health Policy 2007। ठीक है, अब पूछा जा सकता है कि जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, ये कौन सी नेशनल हेल्थ पॉलिसी की देन है, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2007 ये क्या करती है, इंटेंट्स टू डिजिटाइज हेल्थ केयर इन इंडिया। ये हेल्थ केयर सिस्टम को भी डिजिटल बनाना चाहते हैं। 2017 की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसके अंतर्गत ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया। इनका विजन क्या है, इट्स विजन इज टू क्रिएट अ नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम दैट सपोर्ट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन एन एफिशिएंट एक्सेसिबल, एफिशिएंट समझते हो, एक्सेसिबल मतलब जो लोगों की पहुंच में हो, इंक्लूसिव, अफोर्डेबल, timely and safe manner and seamless online platform through the provision of a wide range of data information and infrastructure services। मतलब कुल मिला के लोगों को घर बैठे ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल जाए, ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की का एम था। ठीक है, लोगों की पहुंच में आ जाए, जो उनका ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, जो एक कंसल्टेशन है। ठीक है, ड्यूली लेवरेजिंग ओपन इंट्रा ऑपरेबल स्टैंडर्ड्स बेस्ड डिजिटल सिस्टम एंड इंश्योर द सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी ऑफ हेल्थ रिलेटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये नहीं कि बस कि टेलीमेडिसिन है, चल रहा है डिजिटल तो सब डाटा ऐसे ही। यहाँ पे इन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि जो भी हेल्थ केयर पर्सनल है उनका डाटा कुछ भी लीक ना, उनकी प्राइवेसी भी बनी रहे। ठीक है, कि डॉक्टर का पर्सनल नंबर ही दे दिया कि इसी पे कॉल कर दो जब मजा आए, नहीं, उसके लिए अलग सीयूजी नंबर्स वगैरह अलॉट किए गए कि इन्हीं पे आप इतने टाइम से इतने टाइम तक प्रेस्क्रिप्शन ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। ये कोविड टाइम में बहुत ज्यादा हुआ था, इसका बहुत फायदा हुआ कोविड टाइम में।
नेक्स्ट देखो गाइडिंग प्रिंसिपल्स, द एनडीएचएम हैज बीन डिजाइन्ड, डेवलप्ड, डिप्लॉयड, ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट फॉलोइंग द गाइडिंग प्रिंसिपल्स एज लेड आउट इन नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट। ये भी फुल फॉर्म थोड़ा सा याद रखना, हर चीज का सबसे पहले ब्लूप्रिंट ही बनता है, एनडीएचबी, नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट। NDHM will rolled out in phases and 4 primary systems shall be launched in the first phase. At a later stage, there is also a plan to integrate telemedicine and e-pharmacies into these. अभी तो जो है वो चीजें हैं, बट बाद में इनका एम क्या है कि टेलीमेडिसिन, अभी तो टेलीमेडिसिन थोड़ी सी इनको जल्दी ही लॉन्च करनी पड़ेगी, हालांकि इनका था कि बाद में लॉन्च करेंगे, बट टेलीमेडिसिन इनको कोविड के टाइम पे ये क्या कहते हैं अप्लाई करनी पड़ी थी, इसको यूज करना पड़ा, ये लॉन्च हो गई समझ लियो। ई फार्मेसी जो ये चीज अभी तक चल मतलब अभी तक ये हो नहीं पाई, इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। मतलब ई फार्मेसी का मतलब सीधा है कि आप घर से ऑर्डर करो, दवाइयां आपके घर पे आते हैं। तो प्राइवेट एजेंसीज कर रही हैं इसको, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी ये नहीं चालू हुआ है। आगे आते हैं, ठीक है, ये तो हो गया खत्म। अब मैंने आपको बोला था एक चीज की थोड़ा सा हम उसके बारे में और बात करेंगे जरा, जो हमारे डिसीज के बारे में। तो आज हम एक डिसीज यहाँ पे लेंगे पहले, जो हमारी है ट्यूबरकुलोसिस, काफी इंपॉर्टेंट डिसीज है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन सब लोगों को दिख रही है? जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, ये दिखाई दे रहा है आप सब लोगों को? जल्दी से बता दो मुझे। यस सर। जी सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो जो बातें मैं बताता हूँ उनको नोट कर लेना, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट बात है उनको ध्यान रखना। सबसे पहले देखो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, यानी आज के टाइम में जो भी प्रोग्राम चल रहा है वो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम नहीं है। अब जो चल रहा है वो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, यानी अब इसको पूरी तरह से खत्म करने पे जोर है। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री कैसे है, यहाँ तक पहुंचे कैसे कैसे, वो चीज देख लो। तो मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था, नेशनल टीबी प्रोग्राम था। अगर इसको नेशनल टीबी प्रोग्राम करके याद रखो तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि इसकी शॉर्ट फॉर्म भी एनटीपी है, वरना आप एनटीसीपी कर लोगे। मैंने पहली क्लासेस में भी आपको बताया एनटीसीपी नहीं है, ठीक है, इसका है एनटीपी, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं एनटीसीपी बताइए ना, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, वो वहां कंफ्यूज मत कर जाना। एनटीसीपी, एनटीपी, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल टीबी प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1962। पहले ही आप नोट कर चुके हो, इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर मॉडल। सबसे पहले क्या गया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको बताया था 6 रोग विभाग बनाए गए हैं, तो टीबी सेंटर मॉडल था सबसे पहले जो इन्होंने लॉन्च किया। उसमें बीसीजी वैक्सीनेशन भी थी और बाकी टीबी ट्रीटमेंट भी था। इन 1978 बीसीजी वैक्सीन वाज शिफ्टेड अंडर द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। बीसीजी वैक्सीन पहले कब लगती थी? इसके अंदर लगती थी, एनटीपी के अंदर। ठीक है, 6 रोग विभाग में जाओ भैया, इसको टीबी वीबी का मामला जाके लगवा लो या अपने आप पहले से लगा लो। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, इसको कंपलसरी करो, तो जो हमारा ईपीआई था, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसके अंदर डाल दिया गया इसको। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर नहीं था, फिर ईपीआई के अंदर इसको लिया गया। ठीक है, देन अ जॉइंट रिव्यू ऑफ एनटीपी वाज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्वीडिश। इन सबको छोड़ो आगे। अच्छा, इसमें क्या हो रहा था? हाँ, इनको बहुत सारी ये देखो, ये है स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, सीडा। इसकी फुल फॉर्म को जरा देख लेना, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, इसने भी काफी हेल्प की थी। 1962 सम शॉर्ट कमिंग, और तुरंत ही 1962 में जैसे ही इन्होंने लॉन्च किया, इनको कुछ कमियां पता चल गई। क्या कमियां मिली? जैसे मैनेजरियल वीकनेस, यानी सही से मैनेज नहीं हो पा रहा था, इनएडिकेट फंडिंग, पैसे नहीं थे कम से, ओवर रिलायंस ऑन एक्सरे, एक्सरेज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई थी। कुछ भी अगर टीबी का पता करना, एक्सरे कराओ, बार बार एक्सरे कराओ, 1 महीने बाद कराओ, इतने दिन बाद कराओ। नॉन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रेजिमेंट, कोई भी एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रेजिमेंट नहीं थी कि सबको ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, किसी को कुछ किसी को कुछ, ऐसे इस तरीके से चल रहा था। लो रेट्स ऑफ ट्रीटमेंट कंप्लीशन, बहुत सारे लोग बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देते, कंप्लीट नहीं होते थे। एंड लैक ऑफ सिस्टमिक इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रीटमेंट आउटकम्स, और कोई सिस्टमिक डाटा कहीं पे कोई फीड नहीं हो रहा था, कोई डाटा नहीं बन रहा था कि भाई कितने लोग ठीक हुए, कितने रह गए, ठीक है, कितने लोगों ने ट्रीटमेंट पूरा किया नहीं किया, तो इस बारे में कोई डाटा भी नहीं बन रहा था। आगे देखते हैं। Around the same time in 1993 WHO declared TB as a global emergency। तो ये चीज ध्यान रखना, टीबी को WHO ने ग्लोबल इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया? 1993 में। ठीक है, डिवाइजर, और उसी समय पे इन्होंने क्या किया? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स को बताया। तो देखो, WHO ने 1993 में टीबी को ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया, उसी समय पे ये ट्रीटमेंट भी उन्होंने बता दिया कि भैया डी डॉट्स नाम का प्रोग्राम है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी फॉर शॉर्ट टर्म, ऐसे कई सारे इसके हम नाम निकाल देते हैं। तो ये 1993 में, लेकिन इंडिया ने कब इसको, इंडिया में कब लागू हुआ ये डॉट्स, ये भी ध्यान रखना है। रिकमेंडेड टू फॉलो इट बाय ऑल कंट्रीज
सभी कंट्रीज को बोला कि भैया इसको फॉलो करो, आप डॉट्स जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है इसको फॉलो करो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवाइटलाइज्ड एनटीपी, इन्होंने इसके बाद क्या किया, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम जो था इनका, इसको रिवाइज किया और क्या नाम दिया, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, RNTCP, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP। तो RNTCP में टी का मतलब ट्यूबरकुलोसिस ही है, लेकिन NTCP में टी का मतलब टोबैको है। बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, ठीक है। डॉट्स वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड एज द RNTCP स्ट्रेटजी 1997। इंडिया में कब हुआ डॉट्स लॉन्च, RNTCP के पार्ट के तौर पे 1997 में। एंड बाय द एंड ऑफ 2005 द एंटायर कंट्री वाज कवर्ड अंडर दिस प्रोग्राम। 2005 आते आते इन्होंने पूरी कंट्री को इस प्रोग्राम के अंडर कवर कर लिया, सही नहीं कर दिया, कवर कर लिया, यानी हर जगह पे ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद में आते हैं फिर देखो अराउंड ड्यूरिंग 2006 टू 11, देखो पांचवा का भी हो गया 1997 से 2005। अगली बात आती है फिर 2006 से 11 की, सेकंड फेज आया RNTCP का। वहां पे फर्स्ट फेज था RNTCP का 1997 से 2005 तक, ठीक है, बात ध्यान रखना। दूसरा फेज कब आया, 2006 से 11 तक। तो सेकंड फेज में क्या किया, इंप्रूव किया क्वालिटी को ट्रीटमेंट की, रीच एंड सर्विस एंड वर्क टू रीच ग्लोबल केसेस डिटेक्शन एंड क्योर टारगेट्स। ये सारी चीजें हैं, इसमें आगे देखते जाओ। दिस टारगेट्स, अच्छा इन्होंने 2011 तक का लॉन्च मतलब टारगेट बनाया था, लेकिन ये टारगेट इन्होंने 2007-8 तक ही अचीव कर लिया। लेकिन इन अचीवमेंट्स के बावजूद भी, डिस्पाइट दिस अचीवमेंट्स, अनडायग्नोज्ड एंड मिसट्रीटेड केसेस कंटिन्यूज टू ड्राइव द टीबी एपिडेमिक। इन्होंने, देखो क्या होता है कई बार ना, जो कागजी कार्रवाई होती, कागज में डाटा फर्जी भी होता है, तो लोगों ने, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स थे जो थे, उन्होंने क्या किया, चढ़ाते गए अपने, लिखते गए कि हाँ जी ठीक हो गया, ये हो गया, वरना ऊपर से उनके ऊपर सख्ती होती। तो इन्होंने कागजों में तो दिखा दिया कि 2007-8 में अचीव हो गया, लेकिन क्या हुआ, उसके बाद भी ऐसे केसेस आते रहे टीबी के, उसके बाद भी MDR टीबी के केसेस आते रहे। तो इसका मतलब पूरी तरह से ये कवर यहाँ पे खत्म नहीं हो पाया था, कागजों में हो गया लेकिन एक्चुअल में नहीं हुआ था। तो फिर क्या हुआ, अनडायग्नोज्ड एंड मिसट्रीटेड केसेस कंटिन्यूड टू ड्राइव द टीबी एपिडेमिक एंड टीबी वाज लीडिंग कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग पर्सन लिविंग विद, ऐसे लोगों में जिनको HIV है, एड्स है, ठीक है, उन लोगों में ये लीडिंग कॉज बन गया था डेथ का, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पहले ही कम होती है, ठीक है। और बहुत सारे मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जिनमें कोई ड्रग काम ही नहीं कर रहा था, MDR टीबी याद रखना। जो लोग क्या करते हैं, बीच में दवाइयां खाना छोड़ देते हैं, 1 महीने, 15 दिन, 2 महीने, कोर्स पूरा नहीं करते, उनमें क्या होता है, वो बैक्टीरिया उस ड्रग के लिए रेजिस्ट हो जाता है, तो उसको MDR टीबी कहते हैं, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। वो ड्रग्स उस पेशेंट में काम नहीं करते, ठीक है। अभी पढ़ेंगे उसमें कि अगर ऐसा पेशेंट है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे, उसके लिए कौन से ड्रग्स हैं, आगे देखो। ड्यूरिंग दिस पीरियड फॉर अचीवमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म टीबी फ्री इंडिया नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान, ये याद रखो, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान, ये भी NSP के नाम से इसको भी जाना जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म, इसको लिख लेना कॉपी में, NSP फॉर ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल। 2012 से 2017 नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान के अंडर, ठीक है, एक विजन था टीबी फ्री इंडिया, टीबी फ्री इंडिया। ट्यूबरकुलोसिस 2012 से 17 was documented with the goal of universal access to quality TB diagnosis and treatment of all TB patients in the community। पहले इनका डायग्नोसिस जो जांचें थी वो भी उतनी अच्छी नहीं थी, तो बाद में इन्होंने क्या किया कि अपनी जांचों का जो क्वालिटी थी उसको भी इम्प्रूव किया। इसके बाद में देखो आगे, सिग्निफिकेंट इंटरवेंशंस लिए गए, बहुत सारी चीजें इसमें इन्होंने अमेंडमेंट की। तो यहाँ पे जो आपके मुद्दे की बात है वो आते हैं यहाँ पे, हाँ ये देखो, इसको देखो। However, to eliminate TB in India by 2025, 5 years ahead of global target, a framework to guide the activities of all stakeholders, including the national and state government development partners, civil society organization, international agencies, research institution, private sector, many other housework is relevant on TB। तो इन्होंने क्या किया कि इसमें सबको जोड़ लिया, प्राइवेट सेक्टर हो, NGO हो, हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, सबको इसमें मिला लिया और कहा कि 2007-17 से स्टार्ट करके 2025 तक हम इसको पूरा एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, इतने टाइम में। अब इनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो क्या थी वो देख लो आगे, इस पे ध्यान देना। डिटेक्ट, ट्रीट, इनको नोट कर लेना इस चीज को, डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट, बिल्ड। ये पूछ सकता है DTPB क्या है, ये डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट, बिल्ड, ये इनकी स्ट्रेटेजी थी। इस पे कैसे काम किया इन्होंने, देखो आगे, ये मैंने आपको बताया ना NSP, और ये देख लेना नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान, NSP देखो आगे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, NSP 2017 से 2025 वाली, ये याद रखना दो जरा थोड़ा सा, फिर आगे आते हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ NSP क्या है, टू फाइंड
all drug sensitive TB cases and drug resistant TB cases with an emphasis on researching TB patients। तो कुल मिला के इन्होंने सब लोगों को लगा दिया कि भाई प्राइवेट वाले गवर्नमेंट वाले सब लोगों को क्या करना है, टीबी के जो भी पेशेंट्स हैं उनको ढूंढो और नोटिफाई करो। कैसे नोटिफाई करेंगे उसके लिए इन्होंने इंसेंटिव्स भी दिए, पैसे भी दिए। देखो आगे हम पढ़ते हैं क्या बोला इन्होंने कि नोटिफिकेशन सबसे पहले क्या है, नोटिफिकेशन कैसे करेंगे, डिटेक्ट आ गया ना, डिटेक्ट में क्या है, डिटेक्ट किया जैसे पेशेंट को उसके बाद तुम्हें नोटिफाई करना है, बताना है। नोटिफिकेशन ऑफ ऑल टीबी पेशेंट्स फ्रॉम द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इज मेड मैंडेटरी, इसको मैंडेटरी बना दिया। और देखो मैंडेटरी भी कितने बड़े लेवल पे बनाया, अभी आगे आप देखना भाई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2012 में, कि कोई भी है, चाहे वो कोई भी, देखो प्राइवेट है, एनजीओ है, इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर है, ठीक है, सबको टीबी केस को, बल्कि इवन जो फार्मासिस्ट है ना उनको भी बोला गया कि जो मेडिकल स्टोर पे दवाई दे रहे हैं उनको भी नोटिफाई करना। अगर इसमें कहीं आगे होगा तो देखेंगे अभी, बट मे भी जो नॉलेज है उसमें इवन हर एक किसी को बोला गया, छोटे मोटे जो कैसे भी बैठे हैं, कोएक्स भी बैठे हैं, उनको ही बोला गया कि अगर आपको कोई टीबी पेशेंट मिलता है तो अब तुम्हें जो है नोटिफाई करिए। किसको नोटिफाई करेंगे, या तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को, चीफ मेडिक सीएमओ को, डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, म्युनिसिपैलिटी को, नगर पालिका को, मतलब कहीं पे भी, और हर महीने आपको ये डाटा देना है। ठीक है, इसके बाद देखो फटाफट थोड़ा तेजी से देखते हैं वरना खत्म हो जाएगा। अच्छा अभी क्या है, टिल नाउ मेडिकल प्रैक्टिस, देखो यहाँ पे इन्होंने बताया टिल नाउ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हॉस्पिटल्स एंड लेबोरेटरीज वर नोटिफाइंग। अभी तक केवल ये लोग नोटिफाई कर रहे थे, बट बाद में इन्होंने बोला कि सबको ही नोटिफाई करना है। ठीक है, इसमें किस किस को करना है मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, इन लोगों को नोटिफाई करेंगे। देन एक आया निक्षय, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे थोड़े आयुर्वेद से संबंधित है, वहीं से नाम लिया गया है। हमारे आयुर्वेद में क्या बोलते हैं क्षय रोग को, वो राजयक्ष्मा को या ट्यूबरकुलोसिस को क्षय रोग। तो निक्षय, निक्षय का मतलब था कि क्षय रोग से बचाना। इसका जो नाम था ये दो शब्दों से मिलकर बना, निह और क्षय। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें क्या करते हैं कि टू फैसिलिटेट टीबी नोटिफिकेशन, जो टीबी है उसके नोटिफिकेशन को फैसिलिटेट किया, थोड़ा आसान बनाया। ठीक है, इन्होंने कि भाई आप लोगों के पास जो भी आ रहा है आप उसका वहां पे फॉर्म्स वगैरह रख दिए और नंबर्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए कि जो भी आपके पास आता है आप उस बारे में हमको जो है नोटिफिकेशन दीजिए। अपने कुछ सर्वेलेंस अपने लोगों को भी लगाए कि आप जा जाके सर्वे करिए, आप पूछिए जगह जगह पे जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह बने हुए हैं, अगर उन्हें किसी सपोर्ट की जरूरत है तो वो भी बताइए, वो सब चीजें हम करेंगे। देन आगे देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यहाँ पे फॉर प्रमोशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट इन टीबी प्रिवेंशन एंड केयर प्राइवेट प्रोवाइडर्स आर प्रोवाइडेड इंसेंटिव्स फॉर टीबी केस नोटिफिकेशन and for ensuring treatment adherence and treatment completion the incentives are provided through direct beneficiaries। ठीक है, डायरेक्ट पैसे देने के लिए बोला, कब, देखो कैसे कैसे पैसे देने ये भी सुन लो। 250 रुपए जब कोई नोटिफाई करेगा पहली बार किसी भी टीबी के पेशेंट को, 250 रुपए उसको हर महीने मिलेंगे अगर ट्रीटमेंट कंप्लीट करेगा। 500 रुपए जब पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। 2750 रुपए अगर ड्रग सेंसिटिव पेशेंट को अगर नोटिफाई किया, ठीक है, 6 से 9 महीने की ट्रीटमेंट के अंदर, और अगर 6750 रुपए मिलेंगे नोटिफिकेशन एंड करेक्ट मैनेजमेंट, नोटिफाई भी किया और करेक्ट मैनेजमेंट भी किया ऑफ अ ड्रग रेजिस्टेंट केस ओवर 24 मंथ। 6 से 9 महीने किया तो 2750 रुपए, पूरे 2 साल तक किया तो 6750 रुपए। ठीक, इसके बाद आगे आते हैं, फिर देखो मुद्दे की बातों पे 14,000 डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी लैब वगैरह ये सारी चीजें होते हैं। हाँ, एक ये फुल फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा नोट कर लेना, ये पूछा जाता है। ये जो टेस्ट होता है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसमें मानते हैं कि हाँ टीबी होता है, सीबी नेट, इसकी फुल फॉर्म देख लेना, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलपीए लाइन प्रोब एसे, या तो इससे इनसे ही टेस्ट किया जाता है। हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पे एस्टेब्लिश्ड है। देन अब आते हैं डिटेक्ट हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, सारी चीज। अब ट्रीटमेंट की बात आती है यहाँ पे, तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ट्रीटमेंट करने का है। अगर याद पूरा हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो आगे करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे जितना हो पाएगा, अभी देखते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि वैसे हम कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या है, अंडर द प्रोग्राम इनिशिएशन ऑफ टीबी पेशेंट्स ऑन एप्रोप्रिएट टीबी ट्रीटमेंट वेयरएवर दे सीक केयर विद पेशेंट्स, ये डॉट्स की बात हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ड्रग्स देखते हैं, हम सीधे सीधे ड्रग्स पे आ जाते हैं कि कैसे कैसे ड्रग्स इनको देने हैं। स्क्रीनिंग ऑफ ऑल पेशेंट्स, रेजिस्टेंस and for additional drug wherever indicated is done for drug sensitive TB, daily fixed dose combinations दी जाती हैं। फर्स्ट लाइन ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स इन एप्रोप्रिएट वेट बैंड्स, ये ध्यान देना दो बात। फर्स्ट लाइंस में अलग अलग लाइंस आएंगे भी, हम पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग, एमडीआर टीबी पेशेंट्स के लिए कौन से ड्रग है। तो सबसे पहले जो दिया जाता है वो है फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स।
ठीक है, और फिक्स्ड डोज होती है इनकी, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, एफडीसी का मतलब फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। इन्होंने क्या किया, कुछ वेट बैंड्स बनाए हुए हैं कि इतने किलो से इतने किलो का पेशेंट है तो इस डोज की मेडिसिन की किट देंगे, इतने वेट से इतने वेट का है तो इस डोज में देंगे मेडिसिन, इतने वेट से इतने वेट का, ऐसे 4 बैंड्स इन्होंने बना रखे हैं। ठीक है, 4 ड्रग एफडीसीज भी आएगा आगे कहीं अगर इसमें होगा, वेट बैंड्स के बारे में भी अगर कुछ इन्होंने बोला होगा तो। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट। देखो अब इन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग से देखते हैं, फॉर न्यू टीबी केसेस, जो अगर कोई नया नया केस आ रहा है तो क्या करेंगे, वहां पे सबसे पहले इंटेंसिव फेज दिया था, मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिए उसमें बताता है वो, है ना। तो सबसे पहला होता है इंटेंसिव फेज, क्या है, 8 हफ्ते का होता है। कितने दिन का, 8 हफ्ते का। इसमें कौन कौन से ड्रग देते हैं इनका, देखो शॉर्ट फॉर्म है HRZD। एच से मतलब डिनोट करते हैं आइसोनियाजिड को, आर से रिफेम्पिसिन को, जेड से पायरेंजिनामाइड को, एंड ई से इथेम्ब्यूटॉल को। डेली डोजेस में दी जाती है एज पर 4 वेट बैंड कैटेगरीज है, बोला ना आपको 4 वेट बैंड कैटेगरीज है, तो जैसा वेट होगा उस हिसाब से इनकी किट्स बनी होती हैं, वो इनको दी जाती हैं। उसके बाद में, इसके बाद जो आता है, ये तो आपका 8 हफ्ते तक चला। फिर एक कंटिन्यूएशन फेज आता है जिसमें 3 ड्रग्स होते हैं केवल, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड और इथेम्ब्यूटॉल। तो यहाँ पे किसको हटा दिया, पाइरेंजिनामाइड को हटा दिया इन्होंने, जो फर्स्ट लाइन में था। बाद में मतलब इंटेंस क्या कहते हैं, इंटेंसिव फेज में था, लेकिन कंटिन्यूएशन फेज में इसको इन्होंने हटा दिया। ये 16 हफ्ते के लिए चलता है। इंटेंसिव फेज 8 हफ्ते और ये 16 हफ्ते, कुल मिला के 24 हफ्ते का होता है अगर कोई नया टीबी का केस मिल रहा है। अच्छा, फिर फॉर प्रीवियसली ट्रीटेड केसेस ऑफ टीबी, कुछ ऐसे पेशेंट इनको पहले भी ट्रीट किया गया है लेकिन उनको अभी भी ट्यूबरकुलोसिस सही नहीं हुआ है, चाहे तो उन्होंने छोड़ दिया था इसलिए नहीं हुआ है, या मान लो कि उनको जो डोज की ड्यूरेशन थी, डोज थी या उनकी जो ड्यूरेशन थी ट्रीटमेंट की वो कम पड़ गई, तो उनमें क्या करना है, इंटेंसिव फेज उनका 12 हफ्ते का होगा, ड्रग्स वही रहेंगी है। उसमें क्या है, एक चीज इन्होंने बढ़ा दी, वेयर इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन इज गिवन फॉर 8 वीक्स अलोंग विद 4 ड्रग्स। उसमें केवल ये 4 ड्रग्स दे रहे थे, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अगर प्रीवियसली ट्रीटेड केस है टीबी का, एमडीआर वाला अगर आ गया तो उसको इंजेक्शन भी देना है स्ट्रेप्टोमाइसिन का 8 हफ्ते तक। तो यहाँ पे 8 हफ्ते का हो गया पहला इंटेंसिव फेज, इसमें भी 8 हफ्ते का ही है, यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे 12 हफ्ते का है इंटेंसिव फेज, लेकिन जो इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन देना है वो केवल 8 हफ्ते के लिए देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर नया केस आता है टीबी का तो इंटेंसिव फेज 8 हफ्ते का है, अगर पुराना केस आता है तो 12 हफ्ते का है, जिसमें से 8 हफ्ते स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाएगा। और ऐसा नहीं कि वो दवाइयां नहीं दी जाएंगी, दवाइयां भी दी जाएंगी, दवाइयां तो पूरे 12 हफ्ते तक दी जाएंगी, लेकिन इंजेक्शन केवल 8 हफ्ते दिया जाएगा। उसके बाद में 8 वीक्स तक, ये आपको पता है ना, 4 ड्रग्स जो है, 4 हफ्ते ये इंजेक्शन, और उसके बाद देन उसके बाद एंड आफ्टर 8 वीक्स द 4 ड्रग्स इन डेली डोजेस पर वेट बैंड्स आर कंटिन्यूड। उसके बाद आता है कंटिन्यूएशन फेज, ये कितने दिन का है, 20 हफ्ते का। तो नए केस में कंटिन्यूएशन फेज 16 हफ्ते का है, पुराने केस में कंटिन्यूएशन फेज 20 हफ्ते का है। तो ये कितने हो गए, 12 + 20, नए में 32 महीने का, और पुराने में 8 + 16 यानी कि 24 हफ्ते का। ठीक है, याद रखना ये इतने इतने दिन का कोर्स चलता है इनमें, इसको नोट कर लेना इस चीज को। इसके बाद आगे आते हैं, फिर देखो प्रीवियसली ट्रीटेड हो गया ये सब। अच्छा हाँ, ये वाला आ जाओ, इस पे काफी इंपॉर्टेंट चीज है। The continuation phase in both new and previously treated cases may be extend by 12 to 24 weeks। ये वो जरूरी नहीं है कि इतना ही टाइम चलेगा, अगर जरूरत पड़ी वहां पे जो भी अगर फिजिशियन है, अगर उसको क्लिनिशियन है, उसको लगता है तो वो 12 से 24 हफ्ते तक इसको बढ़ा भी सकता है। स्पेशली कैसे केसेस में होता है, जैसे कि टीबी लाइक स्केलेटल टीबी, मतलब जो बोन टीबी होता है, हड्डियों का टीबी, या डिसएमिनेटेड टीबी। डिसएमिनेटेड टीबी मतलब जो टीबी फैल गया हो, पहले पल्मोनरी हो बाद में एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो, पहले केवल फेफड़ों में था बाद में फैल गया पूरे शरीर में, तो ये डिसएमिनेटेड टीबी कहला जाता है। ठीक है, और या फिर क्लिनिकल फिजिशियन को अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं भी और बढ़ाने की जरूरत है सिम्टम्स की बेसिस पे, तो 12 से 24 हफ्ते तक कंटिन्यूएशन वाले फेज को बढ़ा सकते हैं। इंटेंसिव फेज उतना ही रहेगा। पेशेंट्स एलिजिबल फॉर ट्रीटमेंट शुड बी रेफर्ड फॉर रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट और ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग टू डिटरमाइन एटलीस्ट रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस। देखो उसमें इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई ऐसा पेशेंट मिल रहा है तो उसमें क्या करेंगे। ठीक है, अगर मान लो आपको कोई एमडीआर वाला अगर कोई पेशेंट यहाँ पे मिल रहा है तो स्टैंडर्ड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में रेजिमेंट में 2HRZE/HR, इसका 4HR, ये फॉर्मूला लिख लेना, इसका जो मीनिंग है का है, इतने शॉर्ट फॉर्म में देके पूछ सकता है। यानी 2 महीने के लिए है, वीक का मतलब नहीं है, HRZE जो चारों ड्रग्स हैं वो चलेंगे, और 4 महीने के लिए केवल H और R। ठीक है, केवल आपका क्या कहते हैं, आपका आइसोनियाजिड और आपका रिफेम्पिसिन, केवल ये रहेंगे। and can be repeated if no resistance is documented and if rifampicin resistance is present, shorter regimen from MDR। देखो यहाँ पे भी याद रखना, एक ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ड्रग आएगा,
जो बिल्कुल न्यूली है, बड़ा नया आया है, WHO ने इसको बताया है। इसको क्लियर कर दूंगा पहले। ये देखो RNTC पे इंट्रोड्यूस बेडाक्विलीन, ये नाम नहीं सुना होगा अभी तक आप लोगों ने, बेडाक्विलीन, इसको नोट कर लेना, ये लेटेस्ट है MDR-TB के लिए, बेडाक्विलीन। ठीक है, ये दिया जाता है अंडर कंडीशन एक्सेस प्रोग्राम 2016 अक्रॉस 6 साइट्स विद अ कंट्री वाइड स्केल अप प्लान 2017 to 20। ये बेडाक्विलीन को ध्यान रख लेना थोड़ा सा। निक्षय पोषक योजना में याद रखना, जो ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, पैसे वाला नहीं, अंडर प्रिविलेज्ड है, उनको इसमें क्या किया था, 500 रुपए हर महीने दिए जाते हैं कि भैया अच्छा खाओ पियो, खाने पीने के लिए दे दिए जाते हैं। ठीक है, निक्षय पोषक योजना। एक्सपेंडिंग ऑप्शंस भी है इसमें कुछ, जिनमें और भी ऑप्शंस इन्होंने दिए, जो आयोग होते हैं, जो योजना बनाने वाले होते हैं कि भाई ये चीजें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मोबाइल बेस्ड पिल, इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक पिल बॉक्सेस, स्ट्रिप्स, GSM कनेक्शन एंड प्रेशर सेंसर, ये सब चीजें भी हम बाद में इसमें ऐड कर सकते हैं, अभी नहीं है ये, बाद में इन्होंने बोला कि ऐसा भी कर सकते हैं, GSM कनेक्शन वगैरह सब चीजें उसमें लगा दी जाए। पेशेंट कॉम्प्लायंस टूल किट, मोबाइल ऐप, इनोवेटिवली डिजाइन ICT एनेबल्ड, बाद की बात है, इतना भी आपसे नहीं पूछेगा। देन अब ये बात ध्यान रखना, बस ये जो इंटेंसिफाइड प्रोग्राम, इंटेंसिफाइड TB कंट्रोल प्रोग्राम, इन लोगों को मेनली टारगेट किया जाता है इसमें। ये शायद बंद हो जाएगी तो बस इसको आप मैं स्क्रीनशॉट लेके बाद में देख लेंगे, जो TB HIV है जिनको, ठीक है, या फिर जो पुअर हैं, डायबिटीज वाले हैं, टोबैको, अल्कोहल, पुअर, अंडर